गुणवंती के दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों बेटों के जवान होने के बाद गुणवंती ने दोनों का ब्याह करा दिया। गुणवंती सोच रही थी कि घर में दोनों बहुएं बहनों की तरह रहेंगी, लेकिन सुरेश की पत्नी शीला दुष्ट स्वभाव की थी। रमेश और सुरेश दोनों अपने अपने खेत में काम करते थे और अगल बगल के घर में रहते थे। रमेश बचपन से ही बहुत मेहनती था, वही सुरेश बहुत ही आलसी। एक दिन, अजी सुनते हो, सुबह के 10 बज गए, अब अभी तक यही हो? आज खेत में नहीं जाना है क्या? आज जाने का मन नहीं कर रहा है, सोच रहा हूँ आराम ही कर लूँ थोड़ा। अरे अब यूँ रोज रोज आराम फरमाते रहे तो खेत के काम कैसे होंगे और फसल कहाँ से आएगी? अगर फसल नहीं आएगी तो हम क्या बेचेंगे और क्या कमाएंगे? हाँ पता है, जाऊंगा मैं अपनी फुसरत से, तुम मुझे मत सिखाओ। तभी गुणवंती वहाँ आकर, अरे इसे कुछ कहकर कोई फायदा नहीं है, ये तो पहले से ही आलसी है। अरे जरा अपने भाई को तो देख, सुबह 6 बजते ही खेत में जाकर काम करने लगता है, कितनी मेहनत करता है। देखो माँ, अब तुम मत शुरू हो जाओ, ठीक है? आपका तो वही प्यारा बेटा है, मैं सब जानता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, रोमा, दोनों इधर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ माँ, इस बार बहुत अच्छी फसल आई है, मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ये ले आया हूँ। जी, ये क्या है? तुम दोनों के लिए साड़ियाँ और कान की बालियाँ। अरे बेटा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए ही तो करता हूँ, ये लो। रमेश गुणवंती और रोमा को साड़ी और गहने देता है। शीला ये सब खिड़की के बाहर खड़ी होकर देख रही थी। रोमा के हाथ में नई साड़ी और गहने देखकर उसे बहुत जलन होती है। वो अपने घर आकर, तुम तो ऐसे ही बैठे रहो जिंदगी भर। वहाँ देखो, तुम्हारा भाई अपनी माँ और बीबी के लिए नई साड़ियाँ और गहने लेकर आया है, और एक तुम हो जो कुछ नहीं कमाते। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने भाई से ज्यादा कमाना चाहिए? अरे ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन कहां से कहां पहुंच जाएगा और हम बैठे रहेंगे ऐसे ही दूसरों को खुश होता देखकर। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना, मैं कल से समय पर खेत में जाया करूंगा, ठीक है? सुरेश भी अब रोज खेत जाने लगता है, लेकिन उसकी आलसीपन की आदत उसे ठीक से काम नहीं करने दे रही थी। वो खेत में जाकर भी सो रहा होता है। एक दिन उसे खेत में सोता हुआ देख, अरे सुरेश, खेत में काम करने आए हो या सोने? लगता है घर पर बीबी ने डांट कर खेत में भेज दिया है, क्यों? ए हरिलाल, तुझसे मतलब? ये मेरा खेत है, ठीक है? मैं इसमें सोऊं या नाचूं, तुमसे क्या मतलब है? अरे तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जरा अपने भाई से कुछ सीखो, वो देखो कितनी मेहनत कर रहा है। तुम्हें पता है, रमेश की खेत की फसल देखकर महाराज ने उसे महल में बुलाया था। अब रमेश के खेत के अनाज सीधा राजमहल में जाएगा। महाराज ने रमेश को उसके अनाज के बदले बहुत सारे रुपए दिए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, जो सुना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, महाराज तो उसके बगीचे के फल भी खरीदने वाले हैं। जरा सोचो तो, कितना बढ़िया दाम मिलेगा उसे। महाराज को अनाज और फल बेचना कोई आम बात है क्या? रमेश की भावाई सुनकर सुरेश का दिल गुस्से से भर जाता है। सुरेश गुस्से में घर आता है। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? पूरे गांव में उस रमेश के चर्चे हो रहे हैं।
उसका अनाज और फल अब महाराज खरीदने वाले हैं। महाराज उसे उसकी अच्छी कीमत देंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इधर रमेश के घर। माँ, कल फलों की टोकरियाँ लेकर राजमहल जाना है। हाँ बेटा, मुझे पता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है बेटा। अब तो महाराज तुम्हारे अनाज को खरीदेंगे। ये सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है कि तुम्हें महाराज ने ये अवसर दिया है। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन कल मुझे मेरे एक दोस्त को लेकर वैद्य जी के पास जाना था। वो बहुत बीमार है और कल ही फल लेकर राजमहल भी जाना है। समझ नहीं आ रहा है कि एक ही समय पर दोनों काम कैसे करूं। अगर ऐसी बात है तो आप किसी और से कह दीजिए फल लेकर राजमहल जाने के लिए। हाँ हाँ, यही सही होगा। रमेश बोल रहा था कि तभी सुरेश वहाँ आता है। अरे सुरेश, बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलो रमेश। देखो, कल तुम मेरे लिए राजमहल जाकर फल पहुंचा दोगे? असल में मुझे उसी समय एक दूसरा जरूरी काम है। अच्छा अवसर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। सुरेश अपने घर वापस आता है और शीला को सब बताता है। क्या तो आप उनकी मजदूरी करेंगे? ये अच्छा है। वो धन कमाए और आप उनकी मजदूरी करो। वो तो महाराज को दुगनी कीमत पर फल बेचेंगे और आपको क्या मिलेगा? अरे धन तो उसे तब मिलेगा जब वो फल महाराज के राजमहल तक पहुंचेंगे। सोचो, अगर समय पर राजमहल में फल नहीं पहुंचे तो महाराज रमेश पर गुस्सा हो जाएंगे और फिर आगे से उससे फसल नहीं खरीदेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन आप करेंगे क्या? मैं ये फल रास्ते में आने जाने वाले यात्रियों को बेच दूंगा। मुझे पैसे मिल जाएंगे और रमेश की बदनामी होगी वो अलग से। अगले दिन सुबह जल्दी रमेश अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव चला जाता है। सुरेश भी रमेश के फल लेकर निकलता है। अपने गांव से दूर आकर वो रास्ते में आने जाने वालों को वो फल अपने बगीचे का है ये कहकर बेच देता है। उसे अच्छे दाम मिलते हैं। पैसे लेकर सुरेश अपने घर आता है और शीला के हाथ में पैसे दे देता है। शाम को जब रमेश घर आता है तब महाराज का एक सिपाही उसे राजमहल में बुला लेता है। हाँ रमेश, हमने तुम पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन तुम तो उस विश्वास के पात्र नहीं हो। क्या हुआ महाराज? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? आपको मेरे फल अच्छे नहीं लगे? अरे अच्छे तो तब लगते जब वो फल हम तक पहुंचते। तुमने तो हमें फल भिजवाए ही नहीं, इसीलिए अच्छे होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। क्या आपको फल नहीं मिले? महाराज, मेरा भाई फल लेकर आने वाला था, मुझे तो फिर उसे ही पूछना पड़ेगा। वो तुम दोनों की आपस की बात है, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ फल और अनाज बेचने मत आना। हमें विश्वासघाती लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। महाराज ने रमेश को महल से बाहर जाने का आदेश दिया। रमेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर फल राजमहल क्यों नहीं पहुँचे। घर आने के बाद, सुरेश, मैंने तुम्हें कितनी जिम्मेदारी का काम दिया था, लेकिन तुमने तो मेरा काम ठीक से किया ही नहीं। आज महाराज से मुझे तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा है और महाराज ने मुझे वहाँ फल और अनाज बेचने के लिए मना कर दिया, वो अलग। रमेश, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जब फल लेकर जा रहा था तब कुछ चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया और सारे फल चुरा कर ले गए। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेश भैया? चोर भला कब से फल चुराने लगे? वो तो कीमती चीजें चुराते हैं। हाँ भाभी, लेकिन मेरे पास तो फलों के सिवा और कुछ था ही नहीं, तो वो लोग फल ही लेकर भाग गए। रमेश,
मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हुआ हूँ और तुम्हें बस अपने फलों की परी है, हाँ? सुरेश और शीला अपने घर आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रमेश फिर से अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी फसल लहरा उठी थी। सुरेश का खेत रमेश के खेत से थोड़ी सी ही दूरी पर था। उसके खेत में फसल अच्छी नहीं थी। रमेश की फसल देखकर सुरेश गुस्सा हो उठा। रमेश बहुत खुश होकर अपने घर आया। वो अगले दिन फसल काटकर बेचने के लिए जाने वाला था। उसी रात जब सब सो रहे थे तब शीला, अब समय आ गया है कि इस रमेश के बच्चे को हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए। इस बार भी इसकी फसल बहुत ही अच्छी आई है ना? अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर सुरेश ने एक आदमी को कुछ पैसे देकर उसके घर के बाएं तरफ के खेत को जलाने को कहता है और उस काम के लिए पैसे भी दिए। सुरेश घर आकर इस तरह सो गया कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। थोड़ी देर के बाद उसे गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब आग आग लगी है यहाँ पर। हे भगवान, खेत में ये आग कैसे लग गई? अरे कोई पानी तो लाओ जल्दी। बाहर से आवाज आ रही थी। देखा शीला, अब आएगा मजा। ऐसी लहराते हुए खेत के दम पर रमेश घमंड दिखाता है ना, अब तो वो खेत ही नहीं रहेगा। चलो हम भी तो बाहर जाकर जलते हुए खेत के मजे ले। शीला और सुरेश बाहर आते हैं। सभी लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। शीला और सुरेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जब उन्होंने खेत की तरफ देखा तो उनकी मुस्कुराहट की जगह दुख छा गया। अरे ये क्या? ये तो हमारा खेत जल रहा है। अरे ये कैसे हो गया? हाँ जी, ये तो हमारा खेत है। हे राम, अब क्या होगा? सुरेश देखो, किसी ने तुम्हारे खेत पर आग लगा दी है। अरे कुछ करो, चलो। सुरेश सर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। अरे ये क्या? आपने तो रमेश का खेत जलाने को कहा था, तो हमारा खेत कैसे जल रहा है? शायद उस आदमी ने बाएं की जगह दाएं सुन लिया और इसीलिए दाएं तरफ के खेत में आग लगा दिया। उनकी ये बात रमेश, गुणवंती और रोमा ने सुन ली। क्या तुम मेरा खेत जलाना चाहते थे? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमेशा मुझसे आगे रहते हो, हर मामले में। पैसे भी मुझसे ज्यादा कमाते हो। तुम्हारे खेत में फसल भी मेरे खेत से अच्छी आती है और इन्हीं सब बातों से गांव वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिछले कुछ दिनों से तुम अमीर बनते जा रहे हो। ये सब मुझसे देखा नहीं गया। मैंने सोचा कि जिस खेत के बलबूत पर तुम तरक्की कर रहे हो, अगर वो खेत ही ना रहे तो, इसीलिए मैंने एक आदमी को कहा था कि तुम्हारे खेत में आग लगाए, लेकिन उस आदमी ने गलती से तुम्हारे ही खेत में आग लगा दी। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने रमेश का बुरा करना चाहा, लेकिन तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हारी नियत ही बुरी है। रमेश तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत करता है। तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। आखिरकार सुरेश और शीला को समझ आ ही गया कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। उस दिन के बाद दोनों ने अपने आप में बदलाव किया। रमेश भी सुरेश की मदद कर रहा था। उसकी मदद से अब सुरेश भी मेहनत करके कमाने लगा था।